आज से पहले बीपीएससी और यूपीपीसीएस इंटरव्यू पर हमने एक एक क्लास लिया था, जिसमें मेरा बेसिक पर्पस यह था कि इंटरव्यू में जो फंडामेंटल्स हैं, इंटरव्यू के जो बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स का एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मैं दे सकूं। क्या आवश्यकताएं होती हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन गुणों की आवश्यकता होती है, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए। अर्थात जो पहले हमने वीडियो दिया था इंटरव्यू पर, उसका उद्देश्य यह था कि आपके अंदर उस प्रकार के गुणों व क्षमताओं का विकास किया जाए जिसकी जांच इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर करते हैं। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, फोन पर आपसे बातचीत हुई, आपने जो नए रिक्वायरमेंट्स के विषय में हमें बताया, तो उसमें आपने यह रिक्वेस्ट किया था कि सर, बायोडाटा से संबंधित जो सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको टैकल करने का राइट अप्रोच क्या हो सकता है। तो हमने आप लोगों से बातचीत और आपके कमेंट्स के आधार पर हमने एक क्वेश्चन आयर बनाया है। ये प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ किसी भी इंटरव्यू में, चाहे सीडीएस का इंटरव्यू हो या सीएपीएफ का इंटरव्यू हो या बैंक का इंटरव्यू हो, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके बायोडाटा से कुछ सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपके नाम से संबंधित या आपके सरनेम से जुड़ी हुई कोई बातें। दूसरा, आपके जन्म स्थान के इतिहास, संस्कृति, विरासत, उसके साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक महत्व या धार्मिक महत्व, किसी भी प्रकार से यदि आपका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी प्रकार से अगर किसी विशेष प्रकार का महत्व रखता है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। इसी तरह से आपके होम डिस्ट्रिक्ट, आपके होम स्टेट, जैसे यदि आप यूपी से हैं और आप बिहार का इंटरव्यू दे रहे हैं, यदि आप बिहार से हैं और यूपी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो कुछ भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, अर्थात बीए, एमए या कोई विशेष आपने डिग्री की हुई है या आप परसू कर रहे हैं, तो उसके संबंध में बेसिक डिटेल्स पूछे जा सकते हैं। आपने जिस यूनिवर्सिटीज से डिग्री किया है, जिस शहर से डिग्री किया है, उस यूनिवर्सिटी के संबंध में, उस शहर के संबंध में भी कुछ मौलिक बातें, कुछ बेसिक डिटेल्स पूछा जा सकता है। एक प्रश्न जो बड़ा परेशान करता है, मॉरली आपको डाउन करता है, आप ऐसे प्रश्न को फेस नहीं करना चाहते हैं, वे आपके गैप ईयर से संबंधित हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन 2010 में किया और इंटरव्यू 2020 में आप फेस कर रहे हैं, अर्थात कुल मिलाकर 10 वर्षों के गैप को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो सकता है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, यह मैं आज डिस्कस करूंगा। एक बड़ा कॉमन प्रकार का प्रश्न लगभग सभी अभ्यर्थी से पूछा जाता है,
विशेषकर वैसे अभ्यर्थी से जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, या किसी प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री उन्होंने की हुई है, और यदि वे सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। वाई सिविल सर्विसेज, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, वाई नॉट प्राइवेट सेक्टर, वाई नॉट एकेडमिक सेक्टर, वाई नॉट एकेडमिक्स। आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाना क्यों नहीं चाहते हैं? आप टीचिंग में अपने कैरियर को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आप प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आपने जो प्रोफेशनल कोर्स किया है उसी से संबंधित जो कैरियर है उसको छोड़कर आप लोक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? पब्लिक सर्विस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्विस प्रेफरेंस के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं सामान्यतः। एसडीएम और डेप्यूटी एसपी के कार्य और कर्तव्य क्या हैं, आपके हॉबीज क्या हैं, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न, जो कुछ भी पिछले 10 दिनों, 15 दिनों, पिछले महीने भर से न्यूज में है उससे संबंधित प्रश्न, और साथ साथ एक प्रश्न लगभग बनता है कि आपका आदर्श क्या है, आपका आइडियल कौन है। सामान्यतः बायोडाटा से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की हमने एक सूची यहां पर आपको दी है। इन प्रश्नों की संख्या कुल 12 हो सकती है। हो सकता है कि आपके बायोडाटा में कोई अन्य इंफॉर्मेशन हो, कोई अन्य डायमेंशन हो, कोई अदर एस्पेक्ट हो, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के यदि किसी अन्य डायमेंशन पर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसको लिखें। उस पर भी वीडियो बनाकर मैं अवश्यंभावी रूप में डालूंगा। यहां पर बातचीत शुरू करने के पहले मैं यह चाहूंगा कि आप इंटरव्यू बोर्ड या इंटरव्यू बोर्ड मेंबर की साइकोलॉजी को समझें। आपके बायोडाटा से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला तो इंटरव्यू का प्रारंभ आपके बायोडाटा से होता है, आपके जीवन वृत्त से होता है, आपके नाम से होता है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से होता है। इसके माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड आपको नॉर्मल करना चाहता है, सहज करना चाहता है, ताकि आप किसी भी प्रकार की घबराहट, डर, भय, चिंता को छोड़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकें। अर्थात बायोडाटा से पूछे जाने वाले प्रश्न मूलतः आपको सहज करने के लिए पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बायोडाटा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न और आपके उत्तर दिए जाने पर जो क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका उद्देश्य आपको परेशान करना कतई नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी देते हैं, आप क्षमा मांग लेते हैं, आप सॉरी बोल देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं आएंगे। सॉरी बोलने का आपका तरीका और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कूलनेस के साथ, जिस कामनेस के साथ, जिस चीयरफुलनेस के साथ आपने सॉरी सर, सॉरी मैम बोला,
और फिर मुस्कुराकर आप अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगे, तो यह आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है और यही कॉन्फिडेंस बोर्ड आप में सर्च कर रहा होता है। किसी भी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह अंडर द सन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, डायमेंशंस, एस्पेक्ट पर सहज हो, सरल हो और सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता से युक्त हो। इंटरव्यू बोर्ड भी इस बात को समझता है, आपकी सीमाओं को समझता है, लेकिन उनका बेसिक पर्पस आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना होता है, आपके ऑनेस्टी को चेक करना होता है। यदि आपने सॉरी भी बोला तो यह आपके ऑनेस्टी को बताता है कि आप ब्लफिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आपको नहीं आ रहा है उस पर आप सॉरी बोलते हैं, आप में इनफ पोलाइटनेस है और आपका यह सॉरी बोला जाना भी एक ह्यूमन ट्रेट्स को बतलाता है, मानवीय गुणों को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे जब भी आप इंटरव्यू को प्रिपेयर करें तो सबसे पहले आपका प्रिपरेशन आपके नाम के अर्थ से प्रारंभ होगा। जैसे मेरा नाम आलोक कुमार है और हमने भी यूपीएससी इंटरव्यू को फेस किया है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के इंटरव्यू को भी फेस किया है। सामान्य तौर पर इंटरव्यू की शुरुआत अभ्यर्थी के नाम और उसके अर्थ से ही होता है। आलोक का अर्थ क्या है? किसी का नाम पंकज है तो पंकज का अर्थ क्या है? जो भी नाम है, क्या आपका व्यक्तित्व आपके नाम के अर्थ के अनुरूप आप में साकार हो रहा है, फलीभूत हो रहा है या नहीं, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आलोक का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने से है। आलोक का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो क्या आप यह समझते हैं और आपका जो अभी तक का जीवन है, क्या उसमें आपने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने का काम किया है? क्या आपका व्यक्तित्व आपके नाम के अनुरूप है? क्या आप अपने नाम से संतुष्ट हैं? अगर आपको अवसर दिया जाए तो क्या आप अपने नाम में परिवर्तन करना चाहेंगे? अगर आज आपके पास अवसर आए तो आप अपना नामकरण किस प्रकार करना चाहेंगे? सामान्य प्रश्न है, अप्रोच पर बेस्ड है और आपको सहज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। तो जब भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं तो अपने नाम के अर्थ को समझने का प्रयास करें, उस अर्थ के अनुरूप अपने व्यक्तित्व में जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं उनको शामिल करने का प्रयास करें, उस पर थोड़ा सोच लें पहले से ही। विशेषकर यदि आप आपके नाम में किसी विशेष प्रकार का सरनेम जुड़ता है, जैसे कोई पांडे जोड़ता है, कोई मिश्रा जोड़ता है, कोई तिवारी जोड़ता है, कोई दुबे जोड़ता है, कोई चौधरी जोड़ता है, कोई पाल जोड़ता है, कुछ भी सरनेम है, तो क्या उसके पीछे कोई अर्थ निहित है? उसके पीछे की सांस्कृतिक विरासत क्या है? क्यों किसी को पाल कहा गया?
क्यों किसी को चौधरी कहा गया, क्यों कोई अपने आप को दुबे कहता है, क्यों कोई अपने आप को पांडे कहता है। इसके अनुरूप थोड़ी मानसिक एक्सरसाइज, सोचने समझने और इससे संबंधित जो बेसिक डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, यदि उसे आप थोड़ा डेवलप कर लेते हैं तो इंटरव्यू के शुरुआत में ही आप सहज हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो बेसिक डिटेल्स है उसमें प्लेस ऑफ बर्थ अर्थात आपका जन्मस्थान भी आता है। विशेषकर यदि आपका जन्म स्थान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कारणों से महत्वपूर्ण हो, आपके जन्म स्थान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विरासत स्थल हो, जैसे बेगूसराय है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बेगूसराय है, तो बेगूसराय में एक कांवर झील है जहां ठंड के दिनों में दिसंबर जनवरी में साइबेरिया से पक्षी आते हैं। इसलिए भौगोलिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कांवर झील अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक रूप में बेगूसराय में दिसंबर जनवरी के महीनों में गंगा के किनारे सिमरिया घाट पर एक मेला लगता है, जिसमें मान्यता है कि वहां पर आकर यदि आपको मोक्ष मिले तो आप सीधे स्वर्ग जाते हैं। मान्यता की बात मैं कहता हूं, सही में जाते हैं या नहीं जाते हैं कोई बता नहीं सकता आपको। इसी तरह से साहित्यिक रूप में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है बेगूसराय। राजनीतिक रूप में बेगूसराय हमेशा से काफी हॉट प्लेस रहा है। अभी जैसे कन्हैया कुमार की वजह से मोदी वर्सेस अपोजिशन के बीच जो लड़ाई चल रही थी, जो चुनावी दंगल हो रहे थे, उसका पूरा का पूरा केंद्र बेगूसराय बना हुआ था। तो राजनीतिक रूप में उसका क्या महत्व है, औद्योगिक आर्थिक रूप में उसका क्या महत्व है, सामाजिक रूपों में क्या संरचनाएं हैं। मान लीजिए कि यही आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी समस्याएं क्या हैं। समस्याओं को भी प्राथमिकता के रूप में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4-5 समस्याओं को क्रम से आप बतलाइए। जो सबसे बड़ी समस्या है उसको आप सबसे पहले बोलें, फिर जो उसके बाद की समस्या है उसको आप बाद में बोलें, अर्थात क्रम से बोलें। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए हैं, सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसकी कमियां क्या हैं, उसके विषय में बेसिक इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में लिंगानुपात बहुत कम हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट बहुत कम हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य समस्याएं बहुत खराब हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब हो सकता है, सैनिटेशन की स्थिति बहुत खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो सकता है, सूखा प्रभावित क्षेत्र हो सकता है। तो उसके विषय में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्रम से उन समस्याओं की पहचान आप करें, समस्या के समाधान के क्रम में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की जानकारी हो, उन प्रयासों की सीमाएं क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं कि इन प्रयासों को और भी बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, क्या अपेक्षित है। इन सभी के विषय में बेसिक डिटेल्स होना चाहिए। इसी प्रकार आपके होम स्टेट पर जो भी है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, जो भी आपका होम स्टेट है, होम स्टेट के संबंध में बेसिक डेटा आपके पास होना चाहिए,
जैसे लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, पर्यावरण की स्थिति क्या है, सैनिटेशन की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, एक राष्ट्रीय औसत क्या है और आपके राज्य का तुलनात्मक अध्ययन उस राष्ट्रीय औसत के साथ क्या है, और जो विशेष प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे हरियाणा के संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, पंजाब के संदर्भ में बात करेंगे, तो सेक्स रेशियो एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, सरकार ने क्या पहल किए हैं, उस पहल की कमियां क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, और एसडीएम के रूप में रहते हुए आप इन समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसे प्राथमिकता, उसे पॉइंट वाइज आप उसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखें। वस्तुतः इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है, और जो बेसिक डेटा है आपके राज्य का, आपके स्टेट का, आपके होम डिस्ट्रिक्ट का, आपके प्लेस ऑफ बर्थ का, यह बेसिक डेटा यदि आपके पास रहता है तो आप जो कुछ भी बोलेंगे उसमें कॉन्फिडेंस होगा। और शुरू में ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर विश्वासपूर्वक देकर आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और शुरू में ही अपने इंटरव्यू को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। इसके पश्चात आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से भी प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, ज्योग्राफी हो आपका ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस हो आपका ऑप्शनल, सोशियोलॉजी हो आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल इन द सेंस कि हो सकता है कि यह एग्जामिनेशन में आपका सब्जेक्ट ना हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, या उसके बाद जो डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स का कोई विषय, सोशियोलॉजी, साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल का बैकग्राउंड, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने ऑप्शनल चेंज किया। तो जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने जिस कॉलेज से डिग्री हासिल की है, जिस विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है, उसके संबंध में थोड़ी जानकारी आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि आप महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री किया है, तो महात्मा गांधी के विषय में आपके पास जानकारी होना चाहिए। जो उनका बेसिक डिटेल्स है उसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है, तो आपको उनके विषय में जानकारी होना चाहिए। या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आपने पास किया है, तो चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक कैरियर के विषय में आपके पास बेसिक डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इस प्रकार से आपके यूनिवर्सिटी के नाम से, आपके कॉलेज के नाम से, या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात, समस्या अधिक गंभीर तब हो जाती है जब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ और हो और अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के अनुरूप आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं किया। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या जो भी पीसीएस के एग्जामिनेशंस आपने दिए हैं उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से यदि डिफरेंट है, तो यह प्रश्न बनता है कि आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया। आपने क्यों किसी विशेष ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन किया। मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के
स्टूडेंट हैं और आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया है, तो आखिर हिस्ट्री को ही आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना क्यों बनाया? आपने अपने सब्जेक्ट को चेंज क्यों किया? इसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका एक सिंपल जस्टिफिकेशन यह हो सकता है कि सर, यह मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, जनरल स्टडीज में इसका रोल अच्छा था, ये एसे में, एथिक्स के पेपर में, इंटरव्यू में हेल्पफुल था। पिछले कुछ वर्षों का यूपीएससी का ट्रेंड ऑफ मार्क्स जो है वह बताता है कि यह सब्जेक्ट कहीं अधिक सफलतादायी है किसी दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में। आप तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं। चूंकि 12th के बाद आपने साइंस ग्रेजुएट किया या कॉमर्स ग्रेजुएट किया या आप इंजीनियरिंग के फील्ड में गए या मेडिकल के फील्ड में गए, इसका अधिकांशतया केस में इसका निर्णय हमारे घर परिवार के लोग करते हैं, हमारे अभिभावक करते हैं। संभव है कि मैंने इंजीनियरिंग की हो लेकिन मेरी रुचि इंजीनियरिंग करने में नहीं रही हो, या यह भी संभव है कि उस समय हमें मालूम नहीं था लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री करते हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में आप अधिक रुचि लेने लगे और वही आपको अच्छा लग गया। फिर जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, इसका जनरल स्टडीज में रोल है, सिविल सर्विसेज में ये ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि कोई एस्पिरेंट वैसे सब्जेक्ट को चूज करता है जिसकी भूमिका जनरल स्टडीज, एसे और इंटरव्यू में अधिक होता है। यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट होते हैं। सामान्यतः छात्र उसी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट की को चूज करते हैं और उसी से वो अपना एग्जामिनेशन देते भी हैं, सफल भी होते हैं। आपको उन्हें सिर्फ कन्विंस करना है। आपके पास कुछ बेसिक लॉजिक होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी बात, अपने तर्क, अपने विचारों से बोर्ड मेंबर को अवगत कराते हैं और उन्हें कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपके बायोडाटा से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, इसका उद्देश्य आपके नॉलेज को टेस्ट करना नहीं है, बल्कि इंटरव्यू एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, एक पर्पसफुल टॉक है, जिसका कुल सारांश यह है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से लोक सेवा में आपकी उपयुक्तता, सुटेबिलिटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपके तार्किक क्षमता, आपके मेंटल कैलिबर, आपके इंटेलेक्चुअल कैलिबर, आपका प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, मैनरिज्म इत्यादि को चेक करते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। आप में कितना करेज ऑफ कन्विक्शन है, आप जो बात कह रहे हैं, जो पॉइंट आपने रखा है, उसको सिद्ध करने के लिए आप अपनी बातों को कितनी दूर तक ले जाते हैं, उसके सपोर्ट में क्या क्या आप बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से आपका बिहेवियर है, इसको माइक्रो लेवल पर इंटरव्यू बोर्ड एग्जामिन कर रहा होता है। वस्तुतः जो प्रशासनिक गुण है,
जो प्रशासनिक क्षमता है, लोक सेवा के लिए उपयुक्त और आवश्यक जो स्किल है, वह स्किल, वह क्षमता, वह व्यक्तित्व आप धारित करते हैं या नहीं, इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। प्रश्न और उत्तर एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम बेसिकली उन गुणों को एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसकी जांच कर रहे होते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को मेरा सुझाव है कि अपना उत्तर देते हुए वे उन गुणों का समावेश भी अपने उत्तर में करें जिन गुणों की जांच करने के लिए ही इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात एक प्रश्न विशेषकर यहां से प्रश्न आता है। एक तो गैप ईयर से प्रश्न आता है। गैप ईयर से प्रश्न क्या आता है और यह बड़ा परेशान भी करता है। गैप ईयर के प्रश्न, जैसे कि हमने बताया कि आपने 2010 या 2011 में या 2012 में आपने ग्रेजुएशन किया है और 2020 में आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो लगभग 7-8 साल का, 9 साल का गैप बनता है। और इस दौरान समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब ग्रेजुएशन करने के बाद आपने कोई अन्य डिग्री नहीं किया है। मान लीजिए कि आपने 2012 में ग्रेजुएशन किया, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2014 में, फिर उसके बाद आपने एमफिल और पीएचडी को परस्यू कर दिया, तब तो जस्टिफिकेशन देना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है। उन्हें कन्विंस करना भी बिल्कुल आसान है, सरल है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे सीधे सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। कोई डिग्री उन्होंने परस्यू नहीं किया, 1-2 अटेम्प्ट लग गए, प्रीलिम्स ही पास नहीं हो पाया, प्रीलिम्स पास हुआ तो फिर मेंस 2-3 साल पास नहीं कर पाए, मेंस पास हुए, इंटरव्यू में आए तो हो सकता है कि ये दूसरा इंटरव्यू हो, ये तीसरा इंटरव्यू हो, अभी तक आप अंतिम रूप में सफल नहीं हुए हैं। वस्तुतः एकेडमिक्स में यह माना जाता है कि 1853-54 में जो प्रथम सिविल सर्विसेज कमीशन मैकाले आयोग के रूप में बना था, उन्होंने सिविल सेवकों के संदर्भ में एक नारा दिया, कैच द यंग। अर्थात जितना अधिक युवा से युवा व्यक्ति सिविल सेवा में आता है, सिविल सेवा की आवश्यकता के अनुरूप उसे मानसिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में प्रशिक्षित कर पाना अधिक आसान होगा। यदि आप 30 वर्ष के हो गए, 30 प्लस के हैं, तो ठीक है, आप मैच्योर एनफ हैं, लेकिन सीखने की क्षमता उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स की यह मान्यता होती है कि जितना यंग कैंडिडेट उसको मिले, लेकिन देखिए योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग कैंडिडेट को एज कम होने की वजह से किसी का सिलेक्शन किया जाता है। योग्यता अल्टीमेट है, लेकिन यदि वह कम एज का है तो एक प्लस बेनिफिट जाता है। उनकी मानसिक सोच के अनुरूप वो सिविल सेवा के लिए अधिक फिट होते हैं। उन्हें कुछ सिखाया जा सकता है, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरी बात यह भी कि यदि आपने 5-6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 7-8 अटेम्प्ट्स दिए हैं
और अभी तक सफल नहीं हुए हैं, तो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक है। और इसीलिए मॉरली यदि गैप ईयर ज्यादा हो तो अभ्यर्थी मॉरली डाउन हो जाता है और गैप ईयर से संबंधित प्रश्न से वह बचना चाहता है, उसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि गैप ईयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए पूछा जाता है। इसीलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 से 7 साल या 8 साल या 10 साल तक का गैप हो सकता है, होता है सामान्यतः, विशेषकर जब हम पीसीएस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर गैप ज्यादा होते हैं, क्योंकि सामान्यतः यूपीएससी के पश्चात पीसीएस एग्जामिनेशन को अभ्यर्थी फोकस करता है, सीरियसली लेता है। इसके पहले उसका पूरा फोकस यूपीएससी होता है। जब यूपीएससी वह पास नहीं कर पाता है तब वह पीसीएस ओरिएंटेड तैयारी करता है और इस क्रम में स्वाभाविक रूप में लेट हो जाता है, क्योंकि पीसीएस एग्जामिनेशंस भी कई स्टेट, बीपीएससी तो खैर चलिए बहुत अब टाइमली होने लगा, लेकिन एक समय था हमारे ज़माने में यह पंचवर्षीय योजना के रूप में होता था। 5 साल 6 साल में एक बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था। अभी यूपी पीसीएस ने भी अपने आप को रेगुलराइज किया है, लेकिन इसके पहले यूपी में भी 3-4 साल का डिले हो जाता था। आरएएस का भी यही स्थिति है, हरियाणा भी 5-6-7 साल में एक बार होता है। इस तरह से स्टेट पीसीएस में जो ये डिले होता है, इस डिले के कारण से भी गैप ईयर लंबा हो जाता है। तो पहली बात इसे समझना है आपको कि गैप ईयर कोई क्राइम नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस किसी भी प्रकार से लूज नहीं करना है, मॉरली अपने आप को किसी भी प्रकार से डाउन नहीं करना है, लेकिन एक कन्विंसिंग जस्टिफिकेशन आपको तैयार करना है। जैसे मेरा सुझाव अधिकांशतः यह होता है कि आप यह कह सकते हैं कि सर मेरे घर का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, मैं शुरू से ही ग्रेजुएशन के बाद से ही इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहा हूं, आत्मनिर्भर रहा हूं, और इसीलिए मैंने बिल्कुल फोकस्ड 100% ओरिएंटेशन के साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की, जिसके कारण से मैं देर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप यह भी कह सकते हैं कि सर मैं कोई मैं किसी पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ था, हो सकता है, और ये जेन्युइन भी है, हो सकता है कि आपके माताजी, पिताजी, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर लंबे समय से बीमार रहे हों, घर में कोई आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ना रहा हो जो उनके हेल्थ को टेक केयर कर सके। इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम किसी समस्या विशेष को फेस कर सकते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि कोई कहानी नहीं कहना है। गैप ईयर के प्रश्न से जितनी जल्दी आप बच के निकलेंगे और जितने अदर डायमेंशंस पर, अदर एस्पेक्ट्स पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उतना आपके मार्क्स इंक्रीज करने के चांस होते हैं, क्योंकि गैप ईयर के प्रश्न पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि सर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम की वजह से
मैं थोड़ा इनिशियली मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को फोकस नहीं कर पाया, मेरा 100% ओरिएंटेशन नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा विलंब से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपके सामने लेट ही सही बट मैं उपस्थित हुआ हूं। अंतिम बात, मैं आपको मॉरली बूस्ट करने के लिए एक टिप्स देना चाहता हूं। अगर कोई अभ्यर्थी 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से यदि सिविल सेवा की तैयारी के लिए डटा हुआ है, तो ये उसका डेडिकेशन ही तो है सिविल सेवा के प्रति। 8-10 वर्षों तक प्रयास करना, लगातार प्रयास करना और समर्पित भाव से प्रयास करना, जिसका परिणाम है कि आज मैं इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष उपस्थित हूं। यह हमारी सततता, हमारे निरंतर प्रयास और हमारे निरंतर समर्पण का ही तो नतीजा है। हमारे डेडिकेशन कभी डाइवर्ट नहीं हुए। हमने सिविल सर्विसेज का उद्देश्य बनाया। ठीक है कि मैं किसी समस्या की वजह से थोड़ा विलंब हो गया हूं, लेकिन अब मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, इसलिए मॉरली आपको डाउन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके डेडिकेशन, कंसिस्टेंट लेवल पे आप प्रयास कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व का एक गुण है कि आप जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते तब तक आप चुप बैठने वाले नहीं हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कमियां निकलती हैं, कमियां हो सकती हैं, मैंने उन कमियों को दूर कर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसलिए मॉरली आपको बुस्ट रहने की जरूरत है और आपको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास को गैप ईयर की वजह से कम ना होने दें। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वाई सिविल सर्विसेज, विशेषकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स से, अदर प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स से, मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स से, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स से, सीए, सीएस या कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्स आपने किया हो, डिग्री आपने किया हो, इसके बावजूद भी आपने एमबीए किया हो, इसके बावजूद भी आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं। यह भी संभव हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब करते हो और बाद में सिविल सेवा के लिए आए हो, तो व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर। यह भी हो सकता है कि आप शिक्षक रहे हो, आप एडहॉक रहे हो, आप प्रोफेसर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में रहे हो, स्कूल में रहे हो, कॉलेज में रहे हो, बट नाउ व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। इस पर आपको बहुत ही लॉजिकली यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है, इसके विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, आपने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, या ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएशन किया, या साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया, मूल बात यह है कि आप सभी लोग जो ग्रेजुएट हैं उनमें एक इक्वल साइंटिफिक टेम्परामेंट है। चाहे आपने ह्यूमैनिटीज में किया हो, साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, या मेडिकल आपने किया हो, आप में इक्वल साइंटिफिक टेम्परामेंट है। इसीलिए इस प्रश्न से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वे आपको स्कोल्ड करते हुए यह कह सकते हैं कि सरकार ने आपके इंजीनियरिंग के डिग्री या मेडिकल के डिग्री पूरा करने के लिए सरकार ने बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको जो एजुकेशन दिया है, सिविल सेवा में आने पर वह व्यर्थ हो जाएगा। आपने सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी का मिसयूज किया है। आपको आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए
ऐसे प्रश्न या ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, आपको लज्जित किया जाता है, आपको मॉरली डाउन किया जाता है, देन आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, तो आप यही कहेंगे कि सर हमने जिस स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन किया, मुझे यह लगता है कि मेरे अंदर वही इक्वल साइंटिफिक टेम्परामेंट है और सिविल सेवा में आकर मैं अपने एबिलिटीज, अपने क्वालिटीज, अपने कैपेसिटी को बेहतर तरीके से यूज कर पाऊंगा, क्योंकि सिविल सेवा हमें एक ब्रॉड और डाइवर्स प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से मैं अपने 100% एबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता हूं, एक्सप्लॉइट कर सकता हूं इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन सोसाइटी, अपने राज्य के विकास में, अपने समाज, अर्थव्यवस्था के विकास में, राष्ट्र के विकास में मैं बेहतर योगदान दे सकता हूं। यदि मैं अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में जाता हूं तो मैं किसी एक सेक्टर में ही बहुत ही लिमिटेड लेवल पर अपने एबिलिटीज को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, राष्ट्र के विकास में मैं सीमित योगदान दे पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी योग्यता और क्षमता मैं इस राष्ट्र के विकास में समर्पित करूं, और यह अवसर मेरे अंदर एक ग्रेटनेस की फीलिंग लाती है कि मैं प्रत्यक्षतः अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ता हूं। यह मेरे अंदर एक संतुष्टि का भाव लाता है, और मैं समझता हूं कि यह मुझे व्यक्तिगत विकास का भी अधिक अवसर प्रदान करेगा, और यदि मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाऊंगा, पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर पाऊंगा, तो मैं राष्ट्रीय विकास में कहीं बेहतर योगदान दे पाऊंगा। और थोड़ा हल्का सा मुस्कुराइए आप, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप इसे क्राइम मानने लगते हैं कि हां मैंने इंजीनियरिंग करके गलती की, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था, यदि सिविल सेवा में आना चाहिए था। नहीं, सरकार ने जब कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, जब कोई बैरियर नहीं दिया है, तो उसके पीछे का जो तर्क है, इंटरव्यू बोर्ड उस तर्क को सुनना चाहता है, आपकी मन स्थिति को स्वीकार करना चाहता है। कई बार यह प्रश्न भी बनता है, यदि राष्ट्र की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तब आपको यह कहना है कि सर एनजीओ के पास ऑथोरिटी नहीं होती है, पावर नहीं होता है, इसलिए वे जो योगदान करते हैं उसकी सीमाएं हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन जो कुछ भी करता है वह ऑथोरिटी के साथ करता है, इसलिए वह अधिक प्रभावशाली होता है। जहां तक राजनीति है या पॉलिटिक्स है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरह यह परमानेंट नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन अस्थायी रूप में, सतत रूप में एक कैरियर ओरिएंटेड सर्विस है। पूरे जीवन भर आप लोक सेवा से संबंधित रहेंगे। यह अपने आप में एक महान अवसर है, महान क्षण है, जिसका उपयोग आप करना चाहते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए। इस तरीके से, अर्थात अपने आत्मविश्वास को लूज नहीं होने देना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है, अपने तार्किक क्षमता से, अपने बौद्धिक क्षमता से, अपनी सोच से, अपनी विजन से आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सामना करना है, कूल रहना है, काम रहना है, और जो भी प्रशासनिक गुणों की हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में, अपने उत्तर में उन्हें शामिल करने का प्रयास करें। अभी से ही मॉक इंटरव्यू के दौरान
आप इसका अभ्यास करें ताकि आप वहां पर जाकर अपनी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अधिक से अधिक अच्छे अंक को अर्जित करके आप यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में अपनी सफलता को अच्छे रैंक के साथ सुनिश्चित कर सकें। इसी प्रकार से सर्विस प्रेफरेंस पर जो प्रश्न पूछा जाता है, यह भी आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए पूछा जाता है। स्वाभाविक बात है कि सामान्यतः सर्विस प्रेफरेंस में मैंने ये टेंडेंसी देखा है, खास करके यूपीएससी में या यूपीपीसीएस और बीपीएससी में, कि सामान्यतः लोग आईएएस या एसडीएम या डेप्यूटी कलेक्टर या आईपीएस या डेप्टी एसपी को प्रेफरेंस में फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में ही देते हैं। तो आपको बताना है कि आईएएस या एसडीएम या डेप्टी कलेक्टर को आपने इसलिए प्रेफरेंस दिया है, सर्वोच्च वरीयता आपने इसलिए दिया है क्योंकि यही एकमात्र सेवा है जिसके माध्यम से सभी डिपार्टमेंट, सभी सेक्टर्स में मैं सकारात्मक योगदान दे सकता हूं, अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता हूं और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, जिले के विकास में समग्र रूपों में विविधता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक रूप में मैं काम कर सकता हूं, मैं परिवर्तन ला सकता हूं। इसीलिए हमने यह सर्विस प्रेफरेंस दिया है। वस्तुतः सर्विस प्रेफरेंस चॉइस का भी मैटर है। अब किसी को पुलिस सेवा पसंद नहीं है तो स्वाभाविक रूप से एसडीएम के बाद या आईएएस के बाद वह आईआरएस या वित्तीय सेवाओं को या रेवेन्यू सर्विसेज को वह प्रेफरेंस देता है। कोई आईएएस या एसडीएम के स्थान पर सीधे सीधे पुलिस सेवा को प्रेफरेंस देता है। यह उसके लाइक्स का मामला है, यह उसके चॉइस का मामला है। तो आप उनको बताइए कि आप क्यों पुलिस सेवा को पसंद करते हैं, आप क्यों पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात, आपका कोई ऐसा विजन जो आपको पुलिस सेवा से जोड़ता हो, उन्हें सिर्फ बताना होता है, उन्हें सिर्फ कन्विंस करना होता है। बेसिकली वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर रहे होते हैं। फिर आईएएस, आईपीएस या एसडीएम या डिप्टी एसपी के क्या कार्य हो सकते हैं, क्या कर्तव्य हो सकते हैं, इस पर आप अपनी तैयारी करके जाएं। एक प्रश्न जो यहां पर बहुत परेशान करता है, और ये परेशान इसलिए आपको करता है चूंकि रियल में आपके पास हॉबीज या तो होते नहीं हैं, या आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या आप सिविल सेवा की तैयारी में इतने व्यस्त रह गए प्रीलिम्स और मेंस में कि आपने कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या हॉबीज डेवलप ही नहीं किया है। अब इंटरव्यू में एक कॉलम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, इंटरेस्ट, और अब आपने सोच समझ के कुछ चीजों को वहां पर रखा, जैसे रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, योगा, मेडिटेशन, गार्डनिंग, विभिन्न तरह की जो भी बातें आप भरते हैं, या कुकिंग। तो इस पर मेरा सुझाव यह है कि यह भी आपके कॉन्फिडेंस को ही चेक करता है, और वो ये चेक भी करते हैं कि कहीं आप ब्लफिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप में ऑनेस्टी कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है। तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि जो वास्तविक रूप में आपकी हॉबीज हो, जैसे मेरी हॉबीज है डायरी राइटिंग, तो वास्तविक रूप में आप इसको बोल सकते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं रनिंग, वॉकिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर। किसी भी शिक्षित लोगों से यह अपेक्षा किया जाता है कि वे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और थोड़ा रनिंग और वॉकिंग वगैरह सुबह शाम किया करेंगे। ये कोई भी जागरूक व्यक्ति करता है, ये हॉबीज नहीं होता है।
तो आपका जो झूठ है उसको पकड़ा जाता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि झूठ ना बोलें। रियल में कोई हॉबी तो होता ही होता है, हाँ आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे आइडेंटिफाई करें, थोड़ा डेवलप करें, उसके बेसिक डिटेल्स पर थोड़ा काम करके जाएं, नेट्स को सर्फ करके जाएं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कहीं बहुत डेप्थ में अगर कोई प्रश्न पूछ भी लिया गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली आप कहिए सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, या आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट प्रेजेंटली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का कॉन्फिडेंटली उत्तर दीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंटली सॉरी बोलना भी अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक ह्यूमन ट्रेट्स है। यह ह्यूमन पोलाइटनेस को प्रदर्शित करता है, उसको एक्सपोज करता है। करंट अफेयर में जैसे अभी कोरोना का मामला चल रहा है, तो अभी इंटरव्यू में बहुत कोरोना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप एक आईएएस के रूप में, एक एसडीएम के रूप में, एक आईपीएस के रूप में, आप एक डिप्टी एसपी के रूप में, आप इस संकट का समाधान कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उसका समाधान कैसे करेंगे, इस पर आपके रिस्पॉन्स को जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कोरोना महामारी के बेसिक जो डिटेल्स हैं उसके विषय में जानकारी आपके पास होना चाहिए। इंडो नेपाल इशूज, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना, इंडो ईरान, इंडिया एंड वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, क्या इशूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, भारत एक पक्ष के रूप में, एक पार्टी के रूप में किन समस्याओं को, किन चुनौतियों का समाधान कर रहा है और भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हमारा विजन क्या होना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ विशेष में बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, इन सभी समस्याओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंटली आप अपने आप को तैयार रखिए। मेंटली जो बेसिक डिटेल्स हैं आपके होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट के विषय में, उसके विषय में बेसिक जानकारी आप इकट्ठा करके रखिए और फैक्चुअली अपने आप को थोड़ा इन्फॉर्म्ड रखिए और किसी भी प्रश्न के उत्तर में कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जब आप अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे तो आपके उत्तर की गंभीरता अच्छी जाएगी और उसका रिफ्लेक्शन, उसका इंपैक्ट बोर्ड मेंबर्स पर अच्छा जाता है। लास्ट में एक प्रश्न लगभग पूछे जाने की संभावना होती है कि आपका आदर्श व्यक्ति कौन है। इतिहास में से आप अपने आदर्श व्यक्ति के विषय में किसी को बता सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि कई लोगों का नाम ले सकते हैं कि मैं इनसे इंस्पायर्ड हुआ हूं, इनसे मोटिवेट में हुआ हूं और इनके जीवन परिचय ने, इनके जीवन संघर्ष ने मुझे राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक हो सकता है, मिडिवल हिस्ट्री में अकबर हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, पंडित नेहरू हो सकते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो सकती हैं, कोई भी नेता हो सकता है, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके समाज, आपके गांव, आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है, देश के बाहर ऐसे समाज सेवी हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे लीडर्स हो सकते हैं, प्रशासन के अंतर्गत ऐसे कुछ पर्सनालिटीज हो सकते हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो
और राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा आपने जागृत किया हो, तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं और मेरा अप्रोच ये रहता है कि किसी एक व्यक्ति के स्थान पर हमें कई व्यक्तियों का नाम लेना चाहिए और उनके विषय में बेसिक डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें रखना चाहिए और उसे शामिल करते हुए अपना उत्तर हमें बोलना चाहिए। मैं समझता हूं कि बायोडेटा से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे, उस प्रश्न का उत्तर किस अप्रोच पर बेस्ड हो, इस पर हमने आपको गाइड करने का प्रयास किया है। बेसिकली वे आपके अप्रोच, आपके लॉजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल क्वालिटीज और ट्रेट्स को सर्च कर रहे होते हैं। आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके बातचीत, व्यवहार, बैठने का तरीका, उठने का तरीका अर्थात मैनरिज्म को चेक करते हैं। ओवरऑल वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं। किसी भी मुद्दे को, किसी भी मसले को, किसी भी समस्या को आप किस तरह से टैकल करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, उसका समाधान और सुझाव आप कितने एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं, इसी को एग्जामिन किया जाता है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखें, चीयरफुल रहें, शांत रहें, प्रसन्नचित्त रहें। फेशियल एक्सप्रेशन में उस कॉन्फिडेंस को, उस पोलाइटनेस को आप बार बार रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करें। मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि इंटरव्यू लेवल पर यदि कुछ बेसिक बातों का समावेश आप अपने आप में करते हैं, अपने व्यक्तित्व में करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी बायोडेटा से संबंधित यदि किसी विशेष प्रश्न के उत्तर को तैयार करने में आपको समस्या हो रही हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।